जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और महाराजगंज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश चंद्र शर्मा का। जिले को विकास की पहली पंक्ति में खड़ा करने के लिए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के नेतृत्व में अधिकारियों ने कमर कस लिया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट लहजे में सभी अधिकारियों को चेताया है कि किसी भी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता व गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। विकास के क्रम में जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी व जिले के अन्य सभी विधायकों की उपस्थिति में 1023 करोड़ रुपए की लागत वाली 766 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया। इन सभी परियोजनाओं की समन्वित दूरी 1003 किलोमीटर है। जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मिलने के बाद उन्हें शासन में भेजा जाएगा, जहाँ इन प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति मिलेगी। जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम अपने कर्तव्यों व दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकते। अपने अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों के कार्यों पर सतत निगरानी रखने की जरूरत है। निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर जिलाधिकारी ने कहा है कि आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 29 अक्टूबर को निर्वाचक नामावली का प्रकाशन कर दिया गया है। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। इस कार्य हेतु आगामी 9, 10, 23 व 24 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन तिथियों पर जिले के सभी 2514 बूथों पर बीएलओ अवश्य उपलब्ध रहेंगे और नए मतदाताओं का नाम जोड़ेंगे। आगामी 28 नवंबर तक नामांकन और आपत्तियां दर्ज कराने का समय है। 24 दिसंबर को आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और अंतिम सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि वोटर हेल्पलाइन ऐप से घर बैठे मतदाता बनाने की भी सुविधा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कलेक्ट्रेट परिसर में 429 लाख की लागत से बने नवनिर्मित अधिवक्ता भवन का नामांकन स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही के नाम से करते हुए पथरदेवा में 2 दिवसीय एग्रो क्लाइमेट प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में धान खरीद के लिए 102 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। समान प्रजाति के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए है। उन्होंने बताया कि जिले में धान खरीद का लक्ष्य 1,06,000 मीट्रिक टन है। धान खरीद में छोटे किसानों को प्राथमिकता देने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि धान खरीद के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत बाल श्रम के विरुद्ध जिले में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार सोनकर ने बताया कि जिले में विभिन्न जगहों पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को भिक्षा न मांगने की सलाह दी जा रही है तथा उन्हें चेताया भी जा रहा है कि यदि वे भविष्य में भिक्षा मांगेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान बच्चों को उनके लिए सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दिया जा रहा है तथा इसके महत्व को विस्तार से बताया जा रहा है। देवरिया में मिशन शक्ति 5.0 के माध्यम से ऑपरेशन मुक्ति चलाएगी। इस ऑपरेशन के तहत देवरिया के कई स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर और पुल के नीचे महिला कल्याण विभाग की टीम और श्रम परिवर्तन अधिकारी की टीम के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बाल श्रम पे जागरूकता का आयोजन किया गया और विभाग से संबंधित स्कीमों की जानकारी दी गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आशुतोष शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्राप्त निर्देश के क्रम में जिले में वाहन स्वामियों के साथ एक बैठक किया गया और गाड़ी चलाने के नियम कानूनों के बारे में विस्तार से उन्हें बताया गया। इसके साथ ही गाड़ी चलाते समय सुरक्षा के सभी मानकों को भी पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया। उन्होंने यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी निर्देशों को पालन करने का भी निर्देश दिया। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की जयंती के उपलक्ष्य में आयुर्वेद दिवस पर एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने उपस्थित सभी कर्मचारियों, अधिकारियों व अन्य लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ भी दिलाई। जिले में दीपावली, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया गया। पटाखों की आवाज से पूरा जिला गूंज गया था। त्योहारों को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। सभी लोगों ने अपने अपने घरों की सफाई कर उसे बखूबी बढ़िया तरीके से सजाया भी था। त्योहारों के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में विभिन्न जगहों पर खाद्य एवं औषध विभाग द्वारा छापेमारी कर मानक के विपरीत बने हुए मिठाइयों को नष्ट किया गया। सभी लोगों को मेरी चेतावनी है कि कहीं पर भी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। खराब सामग्री की मिठाई एवं अन्य खाद्य सामग्री न बनाएं, क्योंकि आपका सामग्री तो नष्ट होगी, साथ में आपको सख्त से सख्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं महाराजगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रेम कुमार सिंह का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की भांति महाराजगंज जिले के किसान भी अब बेहतर गन्ना उत्पादन कर रहे हैं। महाराजगंज में अभी ऐसे गन्ना किसानों की संख्या केवल दर्जन भर है, पर प्रगतिशील किसानों की गन्ने की खेती को देखकर अन्य किसान भी अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन करने पर जोर लगा दिए हैं। गन्ना विभाग ने इस साल भी गन्ने की बेहतर खेती करने वालों किसानों की संख्या में बढ़ने की उम्मीद की है। प्रगतिशील गन्ना किसानों ने बेहतर गन्ना उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। गन्ना विभाग ने इस साल भी गन्ने का क्रॉप कटिंग कराए जाने की तैयारी की है। विभाग को गन्ने की खेती को लेकर अच्छे परिणाम की उम्मीद है। जनपद में प्रति हेक्टेयर गन्ने का औसत उत्पादन 695 कुंतल है, परंतु सिसवा क्षेत्र के दर्जन भर प्रगतिशील किसानों ने पिछले वर्ष खेती में समय समय पर कई बदलाव कर प्रति हेक्टेयर 1400 कुंतल गन्ना उत्पादन पहुंचा दिया है। जनपद के जिला गन्ना अधिकारी ओम प्रकाश सिंह यादव के अनुसार महाराजगंज के दर्जन भर प्रगतिशील किसान गन्ने की बेहतर खेती कर रहे हैं। बेहतर खेती करने से उत्पादन भी औसत से 2 गुना पहुंच गया है, जिससे विभाग को गन्ने की खेती को लेकर अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। जनपद महाराजगंज के 111 ग्राम पंचायतों को ODF प्लस बनाने की राह में जमीन रोड़ा अटका रही है। इन गांव में जमीन नहीं मिल पा रही है, इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र नहीं बन पा रहे हैं और सूखे गीले कचरों का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में 31 दिसंबर तक जनपद के सभी गांव को ODF प्लस मॉडल घोषित किया जाना है। इसमें गांव में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन समेत अनेक कार्य होने हैं। ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 की क्रेडिट लाइन भी आवंटित कर दी गई है। गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का निर्माण किया जाना है, जिससे गांव में सभी घरों से अपशिष्ट को इकट्ठा करने के बाद उनका उचित निस्तारण किया जाना है। जनपद में 882 ग्राम पंचायतें हैं। अभी 111 ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र निर्माण के लिए जमीन की तलाश पूरी नहीं हो सकी है। जमीन की तलाश को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित SDM को कड़ा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द जमीन को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। अब बुजुर्गों को इलाज करने के लिए धन आड़े नहीं आएगा। बुजुर्ग हर साल 5 लाख रुपए तक कैशलेस किसी भी नामित हॉस्पिटल में इलाज करा सकेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70+ बुजुर्गों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत वयोवृद्ध योजना में चयनित करने का ऐलान किया है। जिले में 80,000 बुजुर्गों को इस योजना के तहत कार्ड बनेगा और गत बुधवार से इन बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनना भी शुरू हो गया है। इस योजना के तहत 70 साल की उम्र पूरा करने वाले बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है। जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल में आयुष्मान मित्र ने बुधवार को विनय प्रसाद विमलेंद्र श्रीवास्तव को वयोवृद्ध योजना कार्ड जारी किया, जो योजना के तहत जिले का पहला कार्ड है। जनपद के नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज कन्नौजिया ने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के वयोवृद्ध योजना में 70 साल अधिक की उम्र वाले बुजुर्ग नजदीकी सरकारी अस्पताल या योजना में चयनित हॉस्पिटल में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। शासन ने हर परिवार के सदस्यों को आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ देने और बेरोजगारों को चिन्हित करने के लिए पहल की है। इसके लिए जिले के हर परिवार का फैमिली ID बनेगा। शासन को फैमिली ID से परिवार के कितने सदस्य बेरोजगार हैं या कितने सदस्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित चल रहे हैं, इसका पता चल जाएगा। चिन्हित इन परिवार के सदस्यों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए साथ ही बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। शासन द्वारा एक परिवार एक पहचान योजना संचालित की गई है, जिसके तहत फैमिली ID में परिवार के सभी सदस्यों का नाम, उम्र, बेरोजगार आदि सभी विवरण रहेगा। फैमिली ID बन जाने से जाति, निवास, आय और जन्म प्रमाण पत्र तत्काल जारी कराया जा सकता है। इसके लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवार की विशिष्ट पहचान फैमिली ID लगाने मात्र से यह प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। योजनाओं का आसानी से लाभ लेने के लिए फैमिली ID अनिवार्य हो जाएगा। फैमिली ID बनाने के लिए लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए शासन ने पोर्टल जारी किया है। जनपद के जिला एवं अर्थ संख्या अधिकारी आशीष कुमार के अनुसार फैमिली ID से परिवार का सदस्यों का ब्यौरा पता चल जाएगा। परिवार के बेरोजगार सदस्यों को प्राथमिकता के तौर पर सरकार रोजगार मुहैया कराएगी। फैमिली ID से परिवार के सदस्य आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।